What is up everyone? Welcome back for another travel guide video। आज हम बात कर रहे हैं गॉड जोन कंट्री केरला के बारे में। तो मई एंड में मैंने मस्त सी रोड ट्रिप करी थी 14 दिन की, जिसमें केरला के सारे मेजर अट्रैक्शंस हमने विजिट करे थे। तो अभी सितंबर आ गया है एंड सितंबर से सीजन स्टार्ट हो जाता है केरला का। तो मैंने सोचा एक मस्त सी वीडियो बनाते हैं जिसमें सारी डिटेल्स बताएंगे एज यूजुअल कि कहाँ रुकना है, क्या बजट होना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। बाकी बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's get started. एज यूजुअल ये वीडियो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड बेस्ट टाइम टू विजिट। सेकंड पे हम बात करेंगे आइटनरी, थिंग्स टू डू, प्लेसेस टू विजिट। लास्ट में हम बात करेंगे स्टे ऑप्शंस एंड बजट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड बेस्ट टाइम टू विजिट। तो ट्रांसपोर्टेशन का तो यार ऐसा है कि डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कैब है, फिर गवर्नमेंट के जो होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो सब अवेलेबल होता ही है। मैं पर्सनली वो इस वाले सर्किट के लिए प्रेफर नहीं करता हूँ। ये एक सॉर्ट ऑफ सर्किट टाइप में ही है, या इसको नॉर्थ टू साउथ, जो जिस भी तरीके से आप आइटनरी को समझोगे वो हम बात करेंगे उस सेक्शन में। बट ऐसा बनता है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करते हो तो जो लंबा सर्किट होगा वो आपको करने में थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा। तो हमने क्या किया था, हम 5 दोस्त ट्रैवल कर रहे थे साथ में। तो हमारा तो ऐसा रहा था कि हमने एक टैक्सी हायर करी थी फुल टाइम उसके लिए, मतलब जो अपना पूरा आइटनरी था उसके लिए। हमने मतलब स्टार्ट किया था इधर से कैलिकट है, वहाँ से स्टार्ट करके त्रिवेंद्रम में एंड करने का था। तो उसके लिए हमने हायर किया था। हमको अराउंड 35K की कॉस्ट इसको पड़ी थी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मतलब फ्यूल, ड्राइवर अलाउंस, जितना कुछ भी था वही 13 दिन समथिंग 13-14 दिन के लिए था। तो उसमें आप देख सकते हो कि 5 लोग थे, 35K हमको हुआ था। तो पर हेड उतना ही हुआ अपना, कितना 7K के आसपास हमको कॉस्ट आई थी, जो बहुत ज़्यादा नहीं है कंसिडरिंग कि 13-14 डेज है। तो पर डे एक तरीके से पर हेड हमने कितना अराउंड 500 स्पेंड किया सिर्फ, जिसमें अपने पास फ्रीडम थी डिफरेंट स्पॉट्स के लिए। क्योंकि ये वाला रहता है यार कि सिंस इतनी सुंदर जगह है तो रास्ते में बहुत प्यारी लोकेशंस आती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत है शूट वगैरह करने के लिए। इन केस आपको इससे भी कम में करना है तो ट्रेन एंड बसेस बहुत अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा सर्किट है। अगर आपको थोड़ा कंफर्टेबल ट्रेन वाले उसमें करना है, थोड़ा सॉर्टेड रखना है प्लान, अनप्रिडिक्टेबल टाइप में नहीं जाना है, तो ऐप्स हैं जैसे बुक वगैरह करने के लिए ऑनलाइन जो होती हैं, तो आप उससे कर सकते हो। बाकी ये सब तो अवेलेबल होता ही है। जैसे कुछ ट्रेन जर्नीज एंड टिकट जर्नीज जो होती हैं वो अराउंड वही 10-20-30 रुपीज़ में भी आपको मिल जाएगी। तो इतना चीप है वहाँ ट्रैवल करना, क्योंकि इतनी अच्छी मतलब डेवलप्ड इंफ्रा है वहाँ का, तो आपको वो इशू नहीं आएगा। बट मैं स्टिल प्रेफर ये करता हूँ कि भाई अगर आप लंबे ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो तो एक कैब हायर करो, उससे आपका थोड़ा जो हेडेक है ना वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट की। तो यूजुअली इसका सीजन सितंबर टू मार्च का होता है, क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है तो आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। मैंने मई में प्लान किया था, जो एक तरीके से वो होता है आपका मतलब मानसून वाला टाइम था। तो 27-28 मई के आसपास मानसून हिट करना था, तो उसके अराउंड हमने प्लान किया था। मेरी रिटर्न की 30th की फ्लाइट थी। तो इसके लिए व्हाट आई डू इज़, मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ विच इज़ वेदर एंड रेडार ऐप। तो इसके 3 सॉर्टेड फीचर्स हैं जो हेल्प करते हैं कोई भी ऐसी लंबी छोटी जैसे भी मेरी ट्रिप होती है उसको प्लान करने के लिए। जैसे इस ट्रिप के लिए स्पेसिफिकली मैंने इसका एक फीचर जो इसने बहुत हेल्प की थी वो था 14-day वेदर ट्रेंड फीचर। तो उससे ऐसा बना था, सिंस हमारा वही 13-14 डे का आइटनरी था एंड काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे हमने प्लान किया था। तो जो 27 मई थी उस टाइम पे मानसून हिट करना था वर्कला को, तो उसके अराउंड हमने सब कुछ प्लान किया था कि हम कैसे कब कहाँ पे पहुँचेंगे। तो उससे काफ़ी हेल्प हो गई थी। एक सेकेंड फीचर जिसने हेल्प करी थी वो है सीवियर वेदर नोटिफिकेशन फीचर। तो जिस टाइम पे हम प्लान कर रहे थे उससे बिल्कुल स्टार्टिंग में जो लोअर कोस्ट था अपना त्रिवेंद्रम वाली साइड एंड वर्कला वाली साइड, वहाँ पे साइक्लोन की नोटिफिकेशन एंड वो सब चल रहा था, तो वो हमको कंफर्म करना था। तो उसके लिए आपने काफ़ी मतलब सॉर्टेड हमको वो बताया था कि भाई कहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है एंड क्या टेंशन नहीं लेनी है। तो उसने काफ़ी हेल्प कर दी थी ट्रिप प्लान करने के लिए। लास्टली इसका जो वेदर रेडार फीचर है उसने हेल्प की थी एक्टिविटीज़ को सॉर्ट ऑफ प्लान करने के लिए। सिंस प्री मानसून का टाइम आ गया था तो एक्टिविटीज़ जैसे वर्कला साइड आपका मुन्रो आइलैंड की विजिट है, या फिर वायनाड में हाइक्स हैं, वो सब जो चीज़ें हैं वो जो प्लान करना होता है कि भाई मौसम के अराउंड क्या हम कर पाएंगे क्या नहीं होगा। जैसे वायनाड में हम हाइक नहीं कर पाए, मुन्रो आइलैंड की ज़्यादा लंबी हमारी विजिट नहीं थी, तो उस सब के लिए इस फीचर ने हेल्प कर दी थी एक्टिविटीज़ प्लान करने में एंड क्लोथिंग वगैरह उस सब का सॉर्ट करने में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वेदर एंड रेडार ऐप को डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ यार, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड वेदर का तो हो गया। अब बात करते हैं आइटनरी,
प्लेसेस टू विजिट एंड थिंग्स टू डू की। तो यार पहले मैं अपना इटनरी आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या किया था, क्योंकि जो मॉनसून वाला टाइम भी था तो सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ कुछ लिमिटेड थी। फिर इस सेक्शन के एंड में मैं आपको रिकमेंडेशन दे दूंगा कि 7 डे, 14 डे एंड 21 डे के क्या क्या डिफरेंट आइटनरीज हो सकते हैं। तो आप वो स्क्रीनशॉट कर लेना एंड आपको एक वो मतलब रेफरेंस के लिए सही रहेगा। फिर एंड में कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में बताऊंगा जो भाई करनी ही करनी बनती है, मतलब जो बिल्कुल हाईलाइट होनी चाहिए आपकी ट्रिप की। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेरा आइटनरी था। तो यार हमने स्टार्ट किया था इधर से कोझीकोड कैलीकट एयरपोर्ट, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। वैसे आप वही है, नॉर्थ टू साउथ जा सकते हो या साउथ टू नॉर्थ कर सकते हो। मैं स्टिल प्रेफर करता हूँ, मतलब पूरी ट्रिप करने के बाद जो मेरा एक कंक्लूजन था कि नॉर्थ टू साउथ करना चाहिए। इसका रीज़न ये कि नॉर्थ ना थोड़ा एडवेंचरस टाइप था हमारे लिए, क्योंकि हाइक एंड वैसे सारे एक्सपीरियंसेस थे, वाटरफॉल वगैरह का। साउथ काफ़ी चिल्ड आउट कर लिया था हमने। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था कैलीकट से, तो कैलीकट से हम गए थे वायनाड। वायनाड के बाद हमको अथरेपल्ली जाना था, बट वो कर नहीं पाए थे हम क्योंकि थोड़ा लॉजिस्टिक्स का हमारा इशू आ रहा था। तो अथरेपल्ली क्रॉस करके हम आए थे मुन्नार। मुन्नार के बाद हम फिर नीचे आए थे वागमन। वागमन से फिर हम गए थे एलेपी एंड एलेपी से हम गए थे वर्कला। फिर वर्कला से तो वही त्रिवेंद्रम साइड का था। अब इसमें मल्टीपल लोकेशंस हमने स्किप करी है, जैसे देखिए कोची इसमें कहीं मेंशन नहीं है, कोची स्किप हुआ काफ़ी लेवल पे। फिर वायनाड के ऊपर वाले रीजन है वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें स्किप हुई हैं। फिर त्रिवेंद्रम एंड कोलम जो वो वाले रीजन्स हैं वो बिल्कुल स्किप हो गए हैं। अब ये स्पेसिफिक पॉइंट्स इसलिए स्किप हो गए थे क्योंकि हमारे पास यार थोड़ा टाइम का बाउंडेशन था। उसी के अराउंड जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट आइटनरीज बनते हैं 7, 14 एंड 21 डेज के। वो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, तो यू कैन डाउनलोड देम। मैं नीचे गूगल ड्राइव का लिंक भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो बेस्ड अपॉन कि भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, एंड उसको आप एज रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ा सही प्लान करना है तो हर एक लोकेशन पे एटलीस्ट 2 या 3 दिन तो लगाओ। तो अगर हम इंडिविजुअल लोकेशन की हाईलाइट्स की बात करें तो वायनाड में 900 कंडी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है। तो वहाँ पे ऑफ रोडिंग होती है, मतलब एक पूरा रास्ते वो तो ऑफ रोडिंग ही होगी। फिर वहाँ पे वाटरफॉल का भी है, एंड आप वहाँ पे जो साउथ इंडिया का फर्स्ट ग्लास वॉक है वो भी वहाँ पे है। फिर एक स्विंग वगैरह भी, थोड़ा क्राउडेड हो जाता है वीकेंड्स पे, तो वो थोड़ा आपको देखना होगा, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, कैंपिंग वगैरह उस सब के लिए भी अच्छा है। फिर वहाँ पे जैसे हम एक काफ़ी प्यारे से वाटरफॉल पे गए थे, मतलब ट्राइबल एरिया में, वहाँ वैसे भी जाना अलाउड नहीं है, तो वो सब हमने किया था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। फिर अथरेपल्ली तो अपने में है ही भाई, हम नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक्स का जो इशू था। तो इसलिए नीचे आके जब हम मुन्नार आए थे, मुन्नार साइड में कोलुकुमलाई पीक, ये बहुत ही मतलब यूनिक एक्सपीरियंस है। डजंट मैटर आप किस टाइम पे जा रहे हो, इसके लिए आपको सुबह 3 बजे मतलब रेडी होना होता है, सो दैट आप फर्स्ट लाइट कैप्चर कर पाओ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यार हमारा, तो हमको तो बहुत मज़ा आया था वो करने में, तो वो एक हाईलाइट आपका होना ही चाहिए। फिर वागमन था, वागमन में हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि बारिश ने थोड़ा प्लान मतलब ख़राब कर दिया था। बट वहाँ पे कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं स्टे करने के लिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो वहाँ पे टी प्लांटेशन वगैरह उस सब का था, तो वो रुकने के लिए अच्छा है। एंड वहाँ पे सनसेट एंड वाटरफॉल ये काफ़ी सही है। नेक्स्ट हम आए थे एलेपी। अब एलेपी का ऐसा बनता है यार, एलेपी की एक चीज़ है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, वो सॉर्ट ऑफ बीट है, इतने लोग नहीं जाते हैं। इन केस अगर आप उसके लिए जाते हो तो आई रिक्वेस्ट, वैसे तो पूरी ट्रिप पे ही आपको ध्यान रखना है, बट स्पेसिफिक लोकेशन के लिए भी है कि भाई आप अगर जाते हो उधर तो ऐसे कूड़ा वगैरह मत फैलाना, जगह को गंदा मत करना, ये दिमाग आपको होना चाहिए मतलब आपके अंदर कि भाई जगह जैसी थी आपको वैसे ही वापस छोड़कर आनी है, तो पॉल्यूशन बिल्कुल भी मत फैलाना। तो जो ये एरिया है ये है काइनेकेरी आइलैंड्स। ये बिल्कुल ऑफ बीट करके है, मतलब एलएपी में भी उधर कोई भी टूरिस्ट बोट वगैरह कुछ नहीं हमको दिखा था, तो हम वहाँ पे गए थे, काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था, वो एक आपकी हाईलाइट होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग ऑफ बीट। अगेन ये डिस्क्लेमर है भाई, गंदगी मत फैलाना, थोड़ा दिमाग लेके जाना, अगर आप गंदगी फैलाते हो तो मतलब आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, सीधी सी बात है। उसके बाद हम आए थे वर्कला। अब वर्कला में वैसे ही इतना कुछ है करने के लिए, मुनरो आइलैंड ऑब्वियसली आपकी हाईलाइट होना चाहिए, बट अगर आपको कुछ हटके करना है तो एक चीज़ मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, वो है कि वहाँ पे 2 क्लिफ हैं, नॉर्थ क्लिफ साउथ क्लिफ। तो एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, यू कैन मूव टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ नॉर्थ क्लिफ। तो जब आप उधर से मतलब नॉर्थ क्लिफ से भी आगे आप आ जाओगे, क्योंकि मेजॉरिटी कैफेज एंड ऑल सब नॉर्थ क्लिफ साउथ क्लिफ मतलब उस रीजन में काफ़ी हैपनिंग चीज़ें, तो आप नॉर्थ क्लिफ से भी आगे आ जाओगे जहाँ पे हमने स्टे किया था। वो मतलब अगेन उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है, वो वाला रीजन ऐसा है, वहाँ पे आपको कम टूरिस्ट मिलेंगे एंड काफ़ी मतलब यूनिक बिल्कुल आइसोलेटेड बीचेस थे उधर, तो हमने वो एक्सपीरियंस किया था, तो दैट वॉज काइंड ऑफ फन। हाँ जी, अब बात करते हैं स्टे की। तो यार केरला एक तरीके से जैसे आपका कश्मीर है ना, उसी सेंस में केरला मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म रिलेटेड जो इंफ्रा है, क्योंकि इतनी पुरानी मतलब टूरिस्ट में फेमस ये डेस्टिनेशन है कि वहाँ पे मेजॉरिटी चीज़ें सेट हैं। तो जैसे हॉस्टल कल्चर काफ़ी वहाँ पे एक्टिव है, तो अगर आप बजट पे आए हो, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग यू आर
काइंड ऑफ शॉर्ट ऑन बजट, तो काफ़ी अच्छे मतलब स्टे ऑप्शंस हैं। जैसे वागमन में तो आपका हॉस्टल की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। खाना थोड़ा मतलब हमको लगा था वी आर नॉट मतलब दैट सेटिस्फाइड विद फूड, अदर देन दैट द लोकेशन वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्टाफ बहुत अच्छा था। खाने का बस वही है, मतलब अपना अपना टेस्ट होता है, वो सब चीज़ बनती है। उसके अलावा हाईलाइटेड में जैसे मुन्नार में अगर इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट, तो हम 2 लोकेशन पे वहाँ पे स्टे किया था। तो अगेन जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वगैरह इन सबके नाम स्क्रीन पे आ रहे होंगे, तो यू कैन जस्ट स्क्रीनशॉट और जस्ट राइट देम डाउन। तो वो सब था। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी ऐसे बेस्ड अपॉन योर बजट। तो आपको वही मतलब 500-600 टाइप ऐसे में हॉस्टल से लेके महंगे एयरबीएनबीज एंड वही मतलब बिल्कुल फैंसी जो रिजॉर्ट्स होते हैं वो सब मिलेगा, बेस्ड अपॉन आपको कहाँ पे क्या एक्सपीरियंस चाहिए एंड कितना आपका बजट है। एक प्रॉपर्टी जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ वो है मिरेकल बाय द बे। ये वर्कला में है, वही नॉर्थ ऑफ नॉर्थ क्लिफ। तो इनके साथ वैसे हमने कोलैबोरेट किया था एंड वो कोलैबोरेशन बहुत लिमिटेड था, बट उनसे ऐसी दोस्ती होगी। सो ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड बहुत प्यारी मतलब यूनिक प्रॉपर्टी है उनकी। तो इन केस यू विजिट देयर मतलब गिव माई रेफरेंस। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। होस्ट बहुत अच्छे हैं, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी, काफ़ी कोजी एंड वही बीच के सामने, तो वो काफ़ी सही था। हाँ यार, तो अब बात करते हैं बजट की। तो यार देखो, सीन तो वही होता है कि बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ डेज एंड आपको किस लेवल का कंफर्ट चाहिए उसके अराउंड बजट जाएगा। मैं अपना बजट बता देता हूँ, इंक्लूडिंग फ्लाइट्स सब कुछ मिला के 14 डेज का था 30,000 रुपीज़, जिसमें फ़्लाइट मेरे को महंगी मिली थी अराउंड 12,000 कुछ की थी मेरी दिल्ली से, मतलब वही रिटर्न फ्लाइट वगैरह मिला के। तो उसके अलावा मेरा टोटल इतना हुआ था। अब इसमें एक्सपेंडिचर जैसे कैसे रहता है, वो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट वो वाला कंसेप्ट आ जाता है। बट आप अगर हम फ्लाइट को साइड करते हैं कि फ्लाइट या ट्रेन जैसे भी आप आ रहे हो, वो आपको देखना होगा किधर से आप आ रहे हो, कैसे स्टार्ट कर रहे हो एंड किस लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हो। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो स्टे का आप ऐसे मान सकते हो कि मिनिमम टू मिनिमम आप 600 तो स्पेंड करोगे। अगर हम 10 डे की अगर हम ट्रिप रखते हैं एंड आपका 1000 रुपीज़ अगर हम बजट रखते हैं स्टे का पर नाइट का, वैसे आप 2-3 लोग ट्रैवल करोगे तो वो डिवाइड हो ही जाएगा। तो अराउंड 10 डेज़ का आपका 10,000 तो स्टे का बनेगा। फिर कैब वाली अगर आप चीज़ करते हो, अगर आप 2 या 3 दोस्त हो तो आप वो बाइक कर सकते हो या फिर छोटी गाड़ी कर सकते हो, तो भी आपका इतना ही आ जाएगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट करो तो और कम आएगा। बट अगर आप वैसे रखते हो तो जैसे मैंने बताया कि अराउंड 500 टाइप मतलब हमारा पर डे का था, तो 10 डेज़ का वही 5,000 to 7,000 आपका आता है। उसके बाद आप अगर रखते हो तो फूड का आता है, फूड का भी अराउंड वही 500 to 800, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसका रीज़न यही बनता है कि भाई बहुत अच्छे एंड अलग अलग वैरायटी के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये मिड लेवल अगर हम मान के चलें तो रफली 20-25 के टाइप आपका चला जाएगा। अगर आप थोड़ा महंगे स्टैंड उस सेंस में रखते हो, 1000 वाला अगर वो रखते हो। अगर आप काफ़ी बजट वाला करते हो जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वो सब रखते हैं, तो उसमें अराउंड 15-17,000 के बीच आपका रहेगा, जो मतलब आई थिंक केरला के लिए काफ़ी सही है। That's it all for today. I hope you found this video useful. अगर मज़ा आया हो तो do like this video and subscribe to my channel. बाकी जल्दी मिलते हैं एक और मस्त से ट्रैवल गाइड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।